हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। और हमारी एक सीरीज चल रही है सामान्य विज्ञान और तकनीकी को लेकर के। लेकिन उस सीरीज को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से इस पुस्तक की। इसमें सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को असेंबल किया गया है। यूपीएससी और डिफरेंट डिफरेंट पीसीएस के लगभग 250 पेपरों को उठा करके उसमें से 3500 से ज्यादा प्रश्नों को चैप्टर वाइज अरेंज किया गया है। उसके साथ ही उनको सब टॉपिकों में तोड़ा गया है और हर एक टॉपिक को प्रारंभ करने के साथ साथ क्या किया गया है, क्वेश्चनों से पहले कुछ नोट ऐड कर रखे हैं, या ये मानिए कि शॉर्ट सिनोप्सिस के तौर पर आपको डाटा दे रखा है, जिसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चनों को करेंगे तो थोड़ी सी आसानी रहेगी। रिवीजन के टाइम पे भी ये मटेरियल आपके काम आने वाला है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ इसमें एक चीज और दे रखी है कि जहां कहीं भी और एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ी है वहां पे नॉलेज प्लस के नाम से उसको एड ऑन कर दिया गया है। इसके साथ ही जब हम लोग भी पढ़ेंगे तो इसमें कुछ और डाटा जोड़ते चलेंगे। अगर आपने ये बुक ले ली है तो बुक में ही साथ में उस डाटा को ऐड करते चलिए, ताकि आपके समय की बचत हो और जो आपको अतिरिक्त समय मिले उसको आप क्या करिए, बाकी के एमसीक्यू लगाने में उस टाइम को खर्च कीजिए, क्योंकि ये टाइम बहुत ही ज्यादा प्रेसियस है। तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू और रिवीजन पर ही खर्च करिए। ठीक है, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं लेजर। प्रकाश वैद्युत प्रभाव आखिर होता क्या है? देखिए, असल में हुआ ये कि हेनरिक हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट है जो डिस्चार्ज ट्यूब पर काम कर रहे थे। डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी नली है जिसमें एक पॉजिटिव सिरा होता है जिसको एनोड कहा जाता है, एक नेगेटिव सिरा होता है जिसको कैथोड कहा जाता है। तो एनोड कैथोड वाली एक नली पर काम कर रहे थे और यहाँ से इसको प्रेशर को कम और ज्यादा किया जा सकता है। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पे प्रकाश डाला, तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पॉजिटिव एनोड पर आ गया। जैसे ही उन्होंने कैथोड पर जितनी बार प्रकाश डाला उतनी बार यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के तुरंत यहाँ पे आ गया। अगर अब उनके दिमाग में कंफ्यूजन आया कि अगर प्रकाश एक तरंग है तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में कुछ समय लगना चाहिए, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन समय नहीं ले रहा है। जैसे ही प्रकाश पड़ता है बिना टाइम गैप के, जीरो टाइम लेते हुए तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाता है। इसी चीज की व्याख्या के लिए वो गए एक साइंटिस्ट के पास जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया और इस घटना का नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये असल में होता क्या है? धातु पृष्ठ पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश गिरने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना ही क्या कहलाता है? जैसे अभी हमने कहा कि कैथोड पर जैसे ही प्रकाश पड़ा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल आए, ये घटना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। अब इसमें जो उपयुक्त आवृत्ति है उसको देहली आवृत्ति या थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। तो आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाता है, तो ये एक निश्चित मान से कम नहीं होना चाहिए। हर आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। एक फिक्स वैल्यू से जब ज्यादा मान होगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो वो फिक्स वैल्यू क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है? क्वांटम प्रकृति का है। जो हमारा फोटोन है, फोटोन मतलब प्रकाश के ऊर्जा के बंडलों को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो ऊर्जा दी जाएगी वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में खर्च होगी, प्लस कुछ काम करने में खर्च होगी। तो जो टोटल एनर्जी दी गई है एच न्यू, जो कि एक फोटोन की एनर्जी है, वो कुछ कार्य करने में भी खर्च हो जाती है। ये कार्य हो गया, ये टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी में से कार्य घटा देंगे तो बची हुई जो ऊर्जा होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर में खर्च होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होगी। तो ये जो इक्वेशन है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये भी ऊर्जा संरक्षण को ही दिखाता है। और ये क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के संगत है। कार्यफलन क्या है? जो भी हमने कहा कि कार्य करने में कुछ खर्च हो जाएगा, भाई इलेक्ट्रॉन अंदर होगा तो वहां से खींच के लाने में कुछ काम करना पड़ेगा, उसी को यहाँ पे एच न्यू जीरो कहा जा रहा है, इसी को कार्यफलन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से बाहर लाने में किया गया कार्य कार्यफलन कहलाता है।
जैसे देहली आवृत्ति थी, थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी थी, ऐसे ही थ्रीशोल्ड तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ भी होती है। तो देहली आवृत्ति से संबंध अधिकतम तरंगदैर्ध्य, ये क्या होगी, ये न्यूनतम होगी। और क्योंकि आवृत्ति में और तरंगदैर्ध्य में उल्टा रिलेशन होता है, इसलिए ये क्या होगी, अधिकतम हो जाएगी। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की बात करें तो द्रव्य तरंग से संबंधित तरंगदैर्ध्य, क्योंकि डी ब्रोगली ने ये जो सारा कंफ्यूजन चल रहा था कि प्रकाश तरंग होता है या प्रकाश कण होता है, इस सारे कंफ्यूजन को उन्होंने दूर करते हुए कहा कि देखो, ना तो प्रकाश तरंग है ना ही प्रकाश कण है, बल्कि प्रकाश में द्वैती प्रकृति पाई जाती है, ड्यूअल नेचर पाया जाता है। प्रकाश कुछ स्थितियों में अपने तरंग वाले नेचर को शो करता है और कुछ कंडीशन में वो अपने जो कण वाला नेचर है, फोटोन वाला नेचर है, उसको शो करता है। तो इसी को डी ब्रोगली का, डी ब्रोगली क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इस चीज को बोल दिया। उसके बाद उन्होंने बाकी पार्टिकल के लिए भी ये प्रूव करके दिखाया कि सभी पार्टिकल द्वैती प्रकृति को शो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे चीज है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से ही लगभग रिलेटेड है, लेजर जिसका नाम दिया जाता है। लेजर की फुल फॉर्म है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर, LASER, इसकी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of रेडिएशन। अब स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड होता है किसी चीज को धक्के मार के जबरन करवाना, स्टिमुलेटेड कहा जाता है। तो ये होता क्या है, इसमें एक नली टाइप की रहती है, उस नली टाइप में एक तरफ तो कर दिया जाता है अपारदर्शी, अपारदर्शी परावर्तक, एक परत चढ़ा दी जाती है, और इधर क्या कर दिया जाता है, अर्धपारदर्शी परावर्तक। अब इससे क्या होगा कि यहां से फोटोन उत्पन्न होते जाएंगे, हम इसमें लगातार फोटोन छोड़ते चले जाएंगे, वो यहां टकराएंगे, फिर लौट के इधर टकराएंगे, फिर टकराते रहेंगे, टकराते रहेंगे। धीरे धीरे अंदर फोटोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब ज्यादा फोटोन बढ़ जाएगा तो इधर से तो कभी निकल ही नहीं सकता, लेकिन ये अर्धपारदर्शी, तो इधर से एक बीम के रूप में फोटोन निकलने लगता है। तो क्योंकि ये जबरन निकला है, इसको एक हमने एक स्पेशल कंडीशन में रख करके निकाला है, इसलिए ये जो चीज है इसको लेजर कहा जाता है, स्टिमुलेटेड एमिशन कहा जाता है इस घटना को। और ये जो चीज हमको मिली है इसको लेजर कहा जाता है। लेजर से जो प्रकाश मिलता है वो एक वर्णी होता है, मतलब या तो लाल होगा, पीला होगा, किसी एक कलर का होगा, स्पष्ट होता है। प्रकाश जैसे फैलता चला जाता है, ये वैसे फैलता नहीं है, समांतर होता है, ये ऐसे नहीं फैलेगा बल्कि सीधी रेखा में चलेगा। इसके अलावा उच्च कला संबंध होता है, मतलब सभी फोटोनों के बीच में बराबर बराबर का एंगल होता है। और ये प्रकाश पुंज क्या है, फिलिप ने 1987 में इसकी खोज की, और इसकी जो तीव्रता होती है वो 10 की घात 17 वाट प्रति सेंटीमीटर होती है। मतलब ये प्रकाश इतना ज्यादा इंटेंस होता है, इसमें फोटोन इतने नजदीक होते हैं कि ये किसी दीवार को या किसी धातु को भी काट सकता है। तो ये इसकी खासियत है। अब यूज कहां करते हैं, तो 3D इमेज बनाने में इसका यूज किया जाता है, होलोग्राम बनाने में इसका यूज किया जाता है। आपने बहुत सारी बुक्स पर देखा होगा, बहुत सारी दवाइयों पर देखा होगा, एक स्टिकर चिपका रहता है, एक एंगल से देखते हैं लाल दिखता है, अंदर दिख रहा होता है 3D टाइप का, दूसरे एंगल से देखते हैं पीला दिख रहा होता है, नीला दिख रहा होता है, हरा दिख रहा होता है, उसी को होलोग्राम कहा जाता है। रेटिना की सर्जरी करने में इसको यूज किया जाता है। आपने खूब नाम सुना होगा, चश्मा हटाने की सर्जरी होती है जिसको लेसिक लेजर के नाम से जाना जाता है। तो लेसिक लेजर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रेटिना को करेक्ट कर दिया जाता है, जिसके द्वारा चश्मा हट जाता है। निकट दृष्टि दोष सुधारने, किडनी के उपचार, किडनी के उपचार में क्या किया जाता है, स्टोन को काटने के लिए भी लेजर का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लेजर का प्रयोग सीडी या जो डीवीडी होती थी उस पर राइट करने के लिए, या जो उसमें डाटा है उसको पढ़ने के लिए भी किया जाता था। लेजर का उपयोग धातुओं को काटने, हीरा जैसी चीजों को काटने के लिए,
या धातुओं पे बेंडिंग करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही लेजर का प्रयोग कहीं पे कोई क्रैक आ गया है तो उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। लेजर का प्रयोग सही सही दूरी मापने के लिए किया जाता है, एग्जैक्टली चंद्रमा कितनी दूर है, मंगल कितनी दूर है, तो इस टाइप की जो बहुत दूर दूर ग्रह हैं उनकी सही दूरी मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लेजर का इस्तेमाल बहुत दूर कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। जैसे चंद्रमा से हमें कम्युनिकेशन करना है, कोई चंद्रमा पे इंसान गया है तो दूरस्थ कम्युनिकेशन के लिए भी लेजर का प्रयोग होता रहता है। यहां पे पूछा गया है कि भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। देखिए, पार्टिकल फिजिक्स में पार्टिकल के बारे में पढ़ा जाता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं। परमाणुविक भौतिकी के बारे में परमाणुओं के गुण, उनकी यौगिक क्रियाएं, उनके बारे में पढ़ा जाता है। फील्ड थ्योरी अभी लेटेस्ट थ्योरी है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। फील्ड थ्योरी में पढ़ा जाता है कि कोई पार्टिकल के चारों तरफ किस तरह का फील्ड है और उस फील्ड के क्या क्या इंप्लीकेशन होंगे, मतलब वो प्रभाव क्या क्या दिखाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स वो फील्ड है जहां पे हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, मतलब कण, उपकण, उनके प्रभाव, क्योंकि भाई फील्ड थ्योरी किसका पार्ट है, स्ट्रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी सब क्वांटम मैकेनिक्स के पार्ट है। उनके प्रभाव और कणों का वेग, और जो उपकण है या कणों का वेग कह सकते हैं आप सीधे सीधे, इसका अध्ययन किया जाता है किसके अंदर अंतर्गत, क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत या क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत। आगे बढ़ते भौतिकी की क्वांटम मैकेनिक्स शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में मूलभूत उप परमाणुविक कणों के पारस्परिक संबंधों और उनके अस्तित्व का अध्ययन किया जाता है। ये जो उप परमाणुविक कण है, इसका मतलब हो गया, जैसे हम बात करें ग्लूओन की, डब्ल्यू बोसॉन की बात करें या पॉजिट्रॉन की बात करें, इस तरह के जो पार्टिकल हैं उनकी हम, या क्वार्क्स की बात करें, 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं उनकी बात करें, ये सभी अध्ययन किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। आगे हम देखते हैं लेजर बीम का उपयोग होता है कैंसर चिकित्सा में, होता है हृदय की चिकित्सा में भी इसका प्रयोग कुछ हद तक होता है, गुर्दे की चिकित्सा में पथरी को काटने के लिए प्रयोग होता है, आंख की चिकित्सा में लेसिक के रूप में इसका प्रयोग होता है। स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो लेसिक के रूप में, लेसिक लेजर के रूप में इसका प्रयोग होता है। इन सभी ऑप्शन में से देखिए, ये जो क्वेश्चन जब पूछा गया है तब तक लेजर का उपयोग उतना ज्यादा नहीं था, अब उस बात को लगभग लगभग 22 साल हो चुके हैं, अब लेजर बहुत एडवांस लेवल पे आ चुका है, तो उस टाइम के हिसाब से आंख में जो इस्तेमाल है वो होता है। आजकल लगभग इन सभी फील्ड में लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी भी अगर देखेंगे, ज्यादा सटीक उत्तर की बात करेंगे तो ये उत्तर ज्यादा सही है। हालांकि इनमें से कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें अब लेजर का प्रयोग ना किया जा रहा हो, लगभग हर एक फील्ड में लेजर का प्रयोग आज हो रहा है। ठीक है, लेजर बीम का उपयोग रेटिना की सर्जरी, निकट दृष्टि दोष, पेट के रक्तस्राव, किडनी के उपचार आदि में किया जाता है। गुर्दे की चिकित्सा और किडनी का उपचार, गुर्दे को ही तो इंग्लिश में किडनी कहते हैं भाई, तो आज सब जगह हो रहा है, लेकिन उस जमाने में 2002 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब सिर्फ आंख की चिकित्सा के लिए लेजर का यूज होता था, बाकी और सर्जरी में नहीं होता था। इसके अतिरिक्त इसका उपचार, कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग हृदय की धमनियों में रक्त जमने के से उत्पन्न अवरोधों को दूर करने में, तो हृदय की सर्जरी में भी उपयोग हो रहा है। नेत्रों के विभिन्न प्रकार के ऑपरेशनों जैसे कैटरेक्ट या मोतियाबिंद वगैरह का ऑपरेशन है, उसमें भी इसका प्रयोग आजकल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, कॉस्मिक किरणें कभी भी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती, वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये ऊर्जा होती है, और जो कॉस्मिक तरंगें हैं ये क्या होती हैं, ये कणों से निर्मित होती हैं, ये कण होती है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया, वैद्युत चुंबकीय तरंग में द्रव्यमान नहीं होता, कॉस्मिक तरंगों में द्रव्यमान होता है। ये अल्फा बीटा टाइप की किरण हो सकती है, ये मेसोन्स हो सकते हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य, अब ये हमको गलत छांटना था तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो ऊर्जा है, ये कण है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के सब सही है। कह रहा तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल बनी होती है। ये सामान्य तौर पर सूर्य से उत्पन्न होती है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ सूर्य से उत्पन्न होती है। कॉस्मिक का मतलब होता है ब्रह्मांडीय तरंगे, तो ब्रह्मांड से भी ये आ सकती है, सुपरनोवा से भी इस तरह की तरंगे
आ सकती है, ऐसा कोई बंदिश नहीं है केवल सूरज से होंगी, लेकिन सामान्य तौर से ये सूरज से उत्पन्न होती है पृथ्वी पर, तो हाँ सूरज से ही आती है। देखिए कॉस्मिक तरंगों के संबंध में एक कथन सही नहीं है, क्योंकि ये तरंगें वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं। इनमें अत्यधिक ऊर्जा वाले आवेशित कण होते हैं, यह बाहरी अंतरिक्ष में पैदा होते हैं और छिटक कर पृथ्वी पर आ जाते हैं। ये सूर्य से उत्पन्न होते हैं और इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है, अरे सोलर सेल आपने नाम सुना है, सॉरी सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है, उसको प्रकाश में रख दीजिए तो वो प्रकाश को किस में कन्वर्ट कर देता है, वैद्युत में वो कन्वर्ट कर देता है। तो सोलर सेल को ही टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या काम करता है, वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है, प्रकाश का भंडारण करता है। प्रकाश का भंडारण कोई नहीं कर सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक ऑप्शन बचेगा भैया, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो सोलर सेल हम जिसको कह रहे हैं वहां यहाँ पे इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, इस वजह से। ठीक है, अब इसमें है क्या, यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें प्रकाश संवेदनशील कैथोड वाला एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब होता है, जो प्रकाशित होने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है और इलेक्ट्रॉन को संगठित करने के लिए एनोड होता है। अभी हमने जैसे बात करी थी, जब ये इस रूप में होगा एनोड और कैथोड के रूप में, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, अगर इस रूप में है तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। और अगर ये मान लीजिए लाइट एमिटिंग डायोड के रूप में हो गया तो इसको सोलर सेल कहने लग जाते हैं। बस इतना अंतर है, काम दोनों का सेम है, सेम ही इनका सब कुछ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। लेजर का पूर्ण प्रारूप है तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये अभी हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो डायरेक्ट इसको करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, या ये कहिए कि जो आइंस्टीन की रिलेटिव थ्योरी है उसको गलत साबित कर सकता है। रिलेटिव थ्योरी में आइंस्टीन साहब ने ये माना कि पूरी दुनिया में कोई भी चीज कभी भी प्रकाश से ज्यादा तेज नहीं चल सकती है। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा वेग होगा वो प्रकाश का होगा और वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, उससे ज्यादा कोई चीज कभी तेज चल ही नहीं सकती है। लेकिन एक पार्टिकल की खोज हुई जिसको माइक्रोवेव फोटोन का नाम दिया जा रहा है। ये ऐसा पार्टिकल माना गया जिसका वेग क्या होगा, प्रकाश के वेग से ज्यादा होगा। अगर प्रकाश के वेग से ज्यादा हुआ तो वैसी कंडीशन में आइंस्टीन साहब का जो सापेक्षता का सिद्धांत है कि प्रकाश से तेज कोई चीज चल ही नहीं सकती है, वो सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा और फिजिक्स के जो काफी सारे लॉ है उनको चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये खोज करी है कोबेंच विश्वविद्यालय के भौतिकविदों कुंटूर और अल्फांस स्टालोफन ने आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने का दावा किया है। उनके अनुसार माइक्रोवेव फोटोनों को प्रकाश के वेग से अधिक वेग से संचारित किया जा सकता है। तो बस यही सब सापेक्षता का सिद्धांत क्या हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा दूसरा आज का टॉपिक है वो है नाभिकीय ऊर्जा, अर्थात ऐसी ऊर्जा जो नाभिकीय क्रियाओं द्वारा हमको प्राप्त होती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। कम स्थायित्व वाले नाविकों के अधिक स्थायित्व वाले नाविकों में रूपांतरित होने पर मुक्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। या मोटा मोटी याद कर लीजिए कि नाभिकीय क्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, नाभिकीय क्रिया या नाभिकीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा लिख लीजिए तब भी कोई बात नहीं। 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, एक को कहा जाता है विखंडन और दूसरी को कहा जाता है संलयन। विखंडन का मतलब है कि A प्लस बी बराबर सी और सी बराबर A प्लस बी। एक कोई भारी नाभिक है
जो दो या दो से ज्यादा हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इसे विखंडन की अभिक्रिया कहा जाता है। जबकि संलयन की अभिक्रिया का मतलब है A+B=C। जब दो हल्के हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, इस क्रिया को संलयन की अभिक्रिया कहते हैं। इसको फर्दर दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक होती है अनियंत्रित और एक होती है नियंत्रित। इसी तरीके से इसको भी अनियंत्रित और नियंत्रित में कन्वर्ट किया जा सकता है। अनियंत्रित में कोई ब्रेक नहीं होता है, परमाणु बम इसी सिद्धांत पर काम करता है। और अगर हम नाभिकीय रिएक्टर की बात करें तो वो नियंत्रित वाले सिद्धांत पर काम करता है। इसी तरीके से यहां पे जो अनियंत्रित होगी, हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर काम करेगा। और अगर हम नियंत्रित की बात करें तो इसके लिए टोकोमाक टेक्नोलॉजी, टोकोमाक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और ITER एक प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। फ्रांस में एक जगह पे ये काम कर रहा है जिसको कृत्रिम सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। अभी काम चल रहा है, अभी पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ नहीं है। अब आइए यहाँ पे पढ़ते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में। तो परमाणु के नाभिक का दो छोटे छोटे नाभिकों में विखंडन या भारी नाभिक का हल्के हल्के नाभिकों में विखंडन हो जाना ही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसकी खोज ओटो हान और फ्रिज स्ट्रॉसमैन के द्वारा करी गई थी। ये दो प्रकार की होती है, एक तो नियंत्रित। नियंत्रित में क्या होगा, मंदक एवं नियंत्रक पदार्थों द्वारा इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा या विखंडनों की दर को रोक लिया जाता है। इसके आधार पर नियंत्रित वाली अभिक्रिया में नाभिकीय रिएक्टर, या ये कह सकते हैं कि नियंत्रित अभिक्रिया के आधार पर नाभिकीय रिएक्टर बनाए जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर ऐसी चीजें हैं जो ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और इस ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों में जैसे कि विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। भाई गर्मी पैदा होगी, गर्मी से हम पानी को उबालेंगे जिससे भाप बनेगी, भाप को एक नली द्वारा लेके जाएंगे और एक पंखे के ऊपर, पंखे को यहाँ टरबाइन कहा जाता है, तो टरबाइन के ऊपर गिराएंगे, वो टरबाइन तेजी से घूमेगा, उससे एक शाफ्ट जोड़ देंगे तो वो शाफ्ट भी घूमेगा, शाफ्ट के साथ एक जनरेटर कनेक्ट रहेगा, जनरेटर घूमेगा तो उससे बिजली बनेगी। तो विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नियंत्रित अभिक्रिया के अगर हम बात करें तो, या इसकी बात करें हम, जो हमारा नाभिकीय रिएक्टर है इसकी बात करें तो नाभिकीय रिएक्टर के कुछ पार्ट है। कुछ पार्ट क्या है, जैसे नाभिकीय ईंधन का उसमें प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 200, ये यूरेनियम 235 है, 233, 235, इसको 35 करिए, और 238 का इस्तेमाल, 39 नहीं 38 का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। मंदक के रूप में जल का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। मंदक मतलब जो न्यूट्रॉनों की गति को जो धीमा करते हैं वो पदार्थ मंदक कहलाते हैं। शीतलक उन पदार्थों को कहते हैं, अब ज्यादा गर्म हो जाएगा तो फट सकता है, दीवारें गल सकती है, पिघल सकती है, तो शीतलक उस पदार्थ को कहा जाता है जो रिएक्टर में से ऊष्मा लेके पानी को गर्म करने का काम करता है। तो इसके लिए वायु, ठंडा जल, भारी जल, हीलियम या पारे का इस्तेमाल किया जा सकता है। नियंत्रक छड़ों के रूप में बोरोन या फिर कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करके न्यूट्रॉनों की कमी पैदा कर देते हैं, जिसके कारण रिएक्शन वहीं की वहीं रुक जाती है। परिरक्षक दीवार उसको कहा जाता है, कंक्रीट की ये मोटी दीवार होती है जो अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना वाले केस में ये मटेरियल को फील्ड से बाहर नहीं जाने देती या दीवारों के बाहर नहीं जाने देती, जिससे लोगों को कोई हानि ना पहुंचे। ये अगर प्रकारों की बात करें, नाभिकीय रिएक्टर के प्रकारों की बात करें तो इसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक प्रकार होता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है कि विखंडित पदार्थ अधिक ज्वलनशील पदार्थ से ईंधन तथा विद्युत उत्पादित करता है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर, ये हो गया ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर में क्या होगा कि जो आप ईंधन यूज करेंगे उससे आपको और भी ईंधन मिल जाएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है, विलगन प्रक्रिया द्वारा, मतलब विखंडन की प्रक्रिया द्वारा ये पैदा करता है और रेडियो एक्टिविटी समस्थानिक प्राप्त होते हैं। मतलब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर है जिसमें ऊष्मा तो हमको प्राप्त होगी, लेकिन हम जितना ईंधन इसमें डालेंगे
उससे कहीं ज्यादा ईंधन हमको दूसरे रूप में मिल जाएगा। ऐसे जो रिएक्टर है उनको शीघ्रोत्पादी रिएक्टर या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। ये हो गया नियंत्रित प्रकार। अनियंत्रित प्रकार की जो विखंडन अभिक्रियाएं हैं उनमें विखंडनों की संख्या का बहुत तेजी से बढ़ना, अर्थात इसमें कोई ब्रेक नहीं होती है। जब तक पूरा यूरेनियम या पूरा प्लूटोनियम खत्म नहीं हो जाएगा ये रिएक्शन चलती रहेगी और अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। और जब कभी भी ऊर्जा अचानक से प्राप्त होती है तो उसे बम कहा जाता है, क्योंकि ये नाभिकीय रूप से या परमाणु रूप से हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको परमाणु बम कहा जाएगा। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित नाभिकीय बम क्या कहलाता है? परमाणु बम कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नाभिकीय ऊर्जा के फिर से अगर हम बात करें तो एक प्रकार हो गया हमारे पास नाभिकीय विखंडन, दूसरा प्रकार है अभिक्रियाओं का वो है नाभिकीय संलयन। तो हल्के नाभिक द्वारा उच्च चाल से गति करते हुए संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कहलाती है। ये ऊष्माक्षेपी अनियंत्रित होती है अभी, क्योंकि नियंत्रित वाला का मैंने बताया था ITR अभी चल रहा है, पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ नहीं है। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान की क्षति अधिक होती है, इसलिए इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 21.6 MeV ऊर्जा मुक्त होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ये हमको देखने को कहां मिल सकती है? तो सूरज में ऊर्जा इसी मेथड के द्वारा, नाभिकीय संलयन की अनियंत्रित अभिक्रिया के द्वारा ही ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है। बाकी के जो तारे हैं उनमें भी संलयन की अभिक्रिया के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। अनियंत्रित अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हाइड्रोजन बम भी है, जिसमें ड्यूटीरियम मतलब कि भारी जल और ट्राइटियम में संलयन कराया जाता है और केंद्रीय भाग में विस्फोट होता है, जिससे उच्च ताप और दाब उत्पन्न होता है और श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मतलब हाइड्रोजन बम ऐसे करके होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगी इसमें भरी हुई और अंदर क्या होगा, एक नाभिकीय बम होगा, मतलब परमाणु बम होगा। पहले परमाणु बम फटेगा अंदर, तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होगी, टेम्परेचर और दाब उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन में संलयन की अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगेगी। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजन बम कहलाती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक को सामान्य हाइड्रोजन कहा जाता है, एक को ड्यूटीरियम कहा जाता है जिसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, एक को ट्राइटियम कहा जाता है, ट्राइटियम को रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन भी कहा जाता है। जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो इसके द्वारा H2O बनता है, जिसे सामान्य पानी कहा जाता है। सामान्य हाइड्रोजन से क्रिया करके बना पानी सामान्य पानी कहलाता है। ड्यूटीरियम से क्रिया करके बना पानी भारी जल कहलाता है, क्योंकि ये भारी हाइड्रोजन होती है। ट्राइटियम से क्रिया करके जो पानी बनता है T2O, उसको रेडियो एक्टिव पानी कहते हैं। तो ये ट्राइटियम और ड्यूटीरियम से डरना नहीं है, ये हाइड्रोजन ही है, बस इसमें एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन होता है, इसमें एक प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बस इतना सा अंतर है और कुछ नहीं है। द्रव्यमान क्षति की बात करें तो नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान तथा नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के योग का अंतर क्या कहलाता है? नाभिकीय क्षति कहलाती है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की बात करें तो आइंस्टीन साहब ने ये कहा था कि E बराबर mc², मतलब आप जितना द्रव्यमान खत्म करते चले जाएंगे उसके बदले में आपको उतनी ही मात्रा में ऊर्जा मिलती चली जाएगी। और उसके लिए एक रिलेशन बनाया उन्होंने, E = mc², जहां पे m जो आपने द्रव्यमान खर्च किया है और c यहाँ पे प्रकाश का वेग है। अब देखिए प्रश्न पूछा गया है कि परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर क्या है? वैसी जगह जहां पे हम किसी नाभिकीय ईंधन का प्रयोग करके ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उस स्थान को परमाणु रिएक्टर कहते हैं। इसलिए ये परमाणविक या आणविक भट्टी होती है, ठीक है। परमाणु बम बनाने का स्थान नहीं है, ये परमाणु बम नहीं होता है, ठीक है। चलिए, परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्टी है। यह एक ऐसा संयंत्र है जिसमें विखंडनीय पदार्थ में स्वपोषित नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलाई जाती है और उससे नियत दर पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें ईंधन, मंदक, शीतलक, परिरक्षक, नियंत्रण छड़ें और सुरक्षा छड़ें इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए। भाई कंट्रोल छड़ें क्या करती हैं? अभिक्रिया को नियंत्रण में रखती हैं। अगर ये नहीं होंगी तो
अभिक्रिया जो नियंत्रित है वो अनियंत्रित हो जाएगी। भाई क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि अगर आपकी साइकिल से ब्रेक निकाल ली जाए तो क्या होगा, तो भाई साइकिल में आप रोक नहीं पाएंगे उसको टाइम पर। इसका मतलब साइकिल क्या हो जाएगी, आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी, तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, अर्थात जो नियंत्रित अभिक्रिया है वो अनियंत्रित में कन्वर्ट हो चुकी होगी। और अगर अनियंत्रित अभिक्रिया हुई तो जो हमारी रिएक्शन है, जो हमारा रिएक्टर है, वो एक बम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, भयानक विस्फोट होगा। तो नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, जो छड़ें क्या कर लेती हैं, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके अभिक्रिया की दर को नियंत्रित कर डालती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, थोरियम अपने आप में क्या है, एक ईंधन है। अभी भारत ने 3-4 दिन पहले ही थोरियम बेस्ड रिएक्टर है तमिलनाडु में कलपक्कम में, उसको स्टार्ट किया है और दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है। रेडियम चमकता है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इसी के लिए मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज दिया गया था। ग्रेफाइट ऐसी चीज है जो क्या करती है, मंदक का काम करती है। मंदक उसे कहा जाता है जो न्यूट्रॉन की गति को क्या कर देता है, न्यूट्रॉन गति को धीमा कर देता है। ऐसे पदार्थ को मंदक कहा जाता है। इसके लिए ग्रेफाइट और भारी जल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट औद्योगिक स्तर पर निर्मित होने वाला शुद्धतम पदार्थों में से एक है तथा अत्यधिक तापमानों पर भी अपने गुण बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त भारी जल को भी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट के जो बाकी प्रॉपर्टी है वो हम ये जो बाकी के औद्योगिक स्तर पर निर्मित होता है कि प्राकृतिक होता है, शुद्धतम होता है, टेम्परेचर पे क्यों गुण बनाए रखता है, ये केमिस्ट्री के पार्ट है, तो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले टाइम पे हम इस चीज को पढ़ें। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये कह रहे हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है, क्योंकि अब इसमें देखिए कह रहा है कि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। देखिए, एक अभिक्रिया होगी तो उसमें 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन आगे 3 को कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमको तो और कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर रोकेंगे नहीं तो अनियंत्रित अभिक्रिया हो जाएगी। सेल्फ सस्टेन का मतलब हो गया, एक नाभिक फूटा तो एक अगला नाभिक फिर फूटना चाहिए, एक न्यूट्रॉन फ्री में मिलना चाहिए, फिर अगली अभिक्रिया के लिए एक न्यूट्रॉन हमारे पास होना चाहिए। इसका मतलब हमें तो 3 मिल रहे हैं ना, तो ये 2 को तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली खत्म करना पड़ेगा। तो सेल्फ सस्टेन्ड अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए हमको नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कह रहा है अधिक न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, बिल्कुल। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा ले लेते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। तो अभी हमने मंदक के रूप में इसका प्रयोग पढ़ा था, ये बात बिल्कुल सही है। तो तीसरा तो होगा, कह रहा विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। हाँ करता है, लेकिन कब करेगा, जब अनियंत्रित अभिक्रिया होगी। बात हो रही है सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन की, तो भैया इसमें ये जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा गलत। तो ये गया और ये गया। हम अभी कह रहे थे कि तीसरा तो सही होगा, तो तीसरा सही है। दूसरा भी क्या होगा, दूसरा भी सही होगा, क्योंकि विखंड पहला सही है, दूसरा भी सही है। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अभी हमने देख लिया क्यों होता है, कैसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या क्या काम होता है। तो भारी जल मंदक के तौर पे काम करता है। मंदक वो पदार्थ होते हैं जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देते हैं। धीमे न्यूट्रॉन ही नाभिकीय अभिक्रिया को या नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये मंदक का काम करता है, गति को कम करने का काम करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करने का काम करता है। ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको न्यूट्रॉन की गति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, इसलिए ये तो नहीं होगा। रिएक्टर को ठंडा करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है, और अभिक्रिया को रोकने के लिए
नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो काम क्या है भारी जल का? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। इस प्रक्रिया को थर्मोलेशन कहते हैं। अब ये अंडरलाइन करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ एक स्पेशल वर्ड आ गया थर्मोलेशन। कभी आगे पूछ भी सकता है कि व्हाट इज थर्मोलेशन। यूरेनियम 235 के विखंडन के लिए मंदगामी न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जबकि विखंडन से तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार श्रृंखला विक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को कम करने में न्यूट्रॉन मंदक पदार्थ जैसे भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम इत्यादि प्रयुक्त होते हैं। मंदक के रूप में भारी जल सबसे बढ़िया पदार्थ है, सबसे उत्तम है। ठीक है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, तो ब्रीडर की अभी हमने बात करी थी। ब्रीडर का मतलब होता है जन्म देने वाला। ब्रीड मतलब नया जो जन्म लेता है, नया शावक या नया जो बच्चा होता है उसको ब्रीड कहा जाता है। और ब्रीडर का मतलब जो बच्चे को जन्म देता हो वो। तो ब्रीडर रिएक्टर क्या होगा? जो क्या करेगा, पदार्थों को उत्पन्न करेगा, अर्थात वो जितना ईंधन लेगा उतना ही ईंधन या उससे भी ज्यादा मात्रा में ईंधन आपको वापस कर देगा। उसने यूरेनियम के रूप में आपसे ईंधन लिया तो वो प्लूटोनियम के रूप में आपको ईंधन को वापस कर देगा, जिसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, अर्थात जितना ईंधन लेता है उससे दूसरे रूप में अधिक ईंधन प्राप्त कर देता है, ऐसे रिएक्टर को ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। ठीक है, देखिए अनेक नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम 235 से प्लूटोनियम 239 उत्पादित किया जाता है। तो हमने यूरेनियम का इस्तेमाल किया और हमको रिजल्ट में प्लूटोनियम मिल गया। इसके साथ साथ थोरियम से यूरेनियम भी उत्पादित किया जाता है। ये भी ब्रीडर रिएक्टर का ही काम होगा। ब्रीडर रिएक्टरों में उत्पादित पदार्थों प्लूटोनियम तथा यूरेनियम की मात्रा व्यय हुए पदार्थों, व्यय कौन सा हो रहा है? यूरेनियम व्यय हो रहा है और थोरियम व्यय हो रहा है, की मात्रा से अधिक होती है। ऐसे रिएक्टर ब्रीडर रिएक्टर कहलाते हैं। अगर मान लीजिए थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट किया जा रहा है तो ये थर्ड कैटेगरी के या कह सकते हैं थर्ड जनरेशन के या ये कह सकते हैं लेटेस्ट जनरेशन के रिएक्टर कहलाएंगे। और अगर मान लीजिए कि यूरेनियम से प्लूटोनियम प्राप्त किया जा रहा है तो ये या जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कैटेगरी में आते हैं, ये सेकंड जनरेशन के रिएक्टर कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के जो रिएक्टर हैं उनमें सिर्फ ऊर्जा उत्पादित करने का काम किया जाता था, यूरेनियम से सिर्फ ऊर्जा ली जाती थी। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय जो औषधियां हैं उनका नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरण के रूप में ये उभर के आ रही है। ये वास्तव में क्या है? तो कुछ ऐसी वो है दवाइयां हैं जिनको हम नाभिकीय औषधि कहते हैं। ये आजकल चिकित्सा में बहुत प्रयोग हो रही है। ये क्या है? असल में ये आइसोटॉप्स हैं। जैसे आप कोबाल्ट 60 का प्रयोग आपने बार बार पढ़ा होगा कि कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं, ये रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स उनको कहा जाता है जो परमाणु, जो हमारी टेबल है या कह सकते हैं पीरियडिक टेबल है, उसमें एक ही जगह पे होते हैं। परमाणु क्रमांक जिनका समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। ठीक है, रिएक्टर में अनेक तत्वों के कृत्रिम आइसोटॉप्स या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बनाए जाते हैं। इन रेडियो आइसोटॉप्स का उपयोग चिकित्सा, जीव विज्ञान, कृषि, उद्योग, वैज्ञानिक खोजों में किया जाता है। जैसे ट्यूमर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 ट्रेसर का उपयोग किया जाता है। तो आर्सेनिक 74 क्या है? एक आइसोटॉप है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। कह रहा है सौर सेलों की सहायता से इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पादन करने के द्वारा, ये कह रहा है कठोर जल का शोधक के रूप में उपयोग करके ये क्या करता है भाई? विलगन अभिक्रिया का मतलब विखंडन अभिक्रिया के द्वारा। तो जितने भी नाभिकीय रिएक्टर होते हैं सब विखंडन अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा को उत्पादित करते हैं। ठीक है,
और ऊर्जा उत्पादित करने का रूप क्या होगा, ये गर्मी पैदा करेंगे, गर्मी से पानी गर्म होगा, पानी भाप में बदलेगा, भाप से टरबाइन चलेगा, टरबाइन से हम एक जनरेटर कनेक्ट कर देंगे, जनरेटर बिजली बनाएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं है। देखिए, प्लूटोनियम का प्रयोग बम बनाने के लिए किया जाता है। यूरेनियम हमारा क्या है, प्राथमिक ईंधन है। थोरियम वो ईंधन है जो भारत में सबसे मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये थर्ड जनरेशन का ईंधन है। अभी भारत ने इसके आधार पर क्या कर दिया है, उत्पादित करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले भारत ने इसका इस्तेमाल किया, फिर इसका इस्तेमाल किया, आजकल भारत इसका इस्तेमाल कर रहा है। कैडमियम वो पदार्थ है जो क्या करता है, नियंत्रक का काम करता है, ये ईंधन नहीं होता है। और ये इसने क्या पूछा है, जो ईंधन नहीं है, तो इसका मतलब कैडमियम हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी सभी ईंधन की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समृद्ध यूरेनियम होता है या संवर्धित यूरेनियम क्या होता है, कि जो हम खदानों से यूरेनियम निकालते हैं उसमें काम के यूरेनियम की मात्रा काफी कम रहती है, फालतू का यूरेनियम उसमें काफी ज्यादा रहता है। तो काम के यूरेनियम की मात्रा को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, यूरेनियम का संवर्धन कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। कृत्रिम रूप से बढ़ाने की किसी पदार्थ की मात्रा कृत्रिम रूप से अगर बढ़ाई जाती है तो उसको समृद्ध या संवर्धन कहा जाता है। अगर यूरेनियम के लिए बात हो रही है तो यूरेनियम के लिए भी यही बात हो जाएगी। ठीक है, देखिए, यूरेनियम 235 के नाभिक विखंडन से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नाभिकीय ईंधन रिएक्टर में ईंधन के रूप में समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दिनों भारत में थोरियम तथा प्लूटोनियम का भी प्रयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है। अब क्या है, प्योर इसी के आधार पर चलने वाला एक हमने तीसरी जनरेशन का दुनिया का पहला रिएक्टर भी स्टार्ट कर दिया है तमिलनाडु में। ठीक है, किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, अभी हमने बात करी थी, ये फर्स्ट कैटेगरी का ईंधन है, ये सेकंड जनरेशन का ईंधन है, ये लेटेस्ट और थर्ड जनरेशन का ईंधन है। अब ये तीनों ईंधन है, तो लेड क्या है, लेड वो पदार्थ है कि जब यूरेनियम का विखंडन होता चला जाएगा, यूरेनियम का विखंडन होता चला जाएगा, विखंडित होते 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 अंत में जो पदार्थ बचेगा वो लेड बचेगा। लेड एक रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, ये सबसे भारी धातु है जो रेडियो एक्टिव नहीं है, और ये लगभग लगभग कुचालक धातु की तरह कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ईंधन की परिभाषा बता रखी है। तो ईंधन क्या है, ईंधन ऐसा होता है जो क्या काम करता है, विखंडित होकर हमको ऊर्जा प्रदान करता है, वो ईंधन कहलाता है। और लेड की बात करें तो लेड का प्रयोग परमाणु ईंधन के रूप में नहीं होता है। लेड एक रासायनिक तत्व है, यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है, ये धातु होते हुए भी कुचालक का काम करता है। सबसे बेस्ट चालक हमने चांदी पढ़ा था, और लेड को हमने लगभग कुचालक की श्रेणी में डाल दिया था। ठीक है, बाकी डेफिनेशन ऑलरेडी भी हम पढ़ के आ चुके हैं। ईंधन क्या होता है या परमाणु रिएक्टर क्या होता है। परमाणु रिएक्टर वो जगह होती है जहां पर विखंडन के द्वारा हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। अब फिर से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है। यूरेनियम फर्स्ट कैटेगरी का, फर्स्ट जनरेशन का है, थोरियम थर्ड जनरेशन का है, हीलियम संलयन में काम आता है, ये दोनों विखंडन के हैं, ये संलयन का काम है। लेकिन जो रेडियम होता है ये क्या करता है, ये चमकता है, रात को चमकता है, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये ईंधन नहीं होगा। सी, हीलियम भी ईंधन के रूप में काम कर जाता है। जब एक व्हाइट ड्वार्फ रिएक्शन करता है
तो हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये है रेडियम ईंधन नहीं है। ये यहां से काटिए इसको, ये नहीं है, ये भी कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्बन भी जब ब्लैक होल या जब कोलाप्स होता है या सुपरनोवा की घटना होती है तो कार्बन भी कन्वर्ट हो जाता है लोहे में। तो ये रिएक्शन आगे बढ़ती रहती है। रेडियम नॉर्मली क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो नॉर्मली जो ये विखंडन की अभिक्रिया है उनमें भाग नहीं लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम या नाभिकीय बम विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, और हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। इसमें एक साधारण परमाणु बम के आसपास के स्थान में ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्राइटियम, ड्यूटेरियम समझ गए भारी जल या भारी, डी की बात हो रही है, डी मतलब हाइड्रोजन का ही एक रूप है। ट्राइटियम ऑक्साइड समझ गए, ट्राइटियम ऑक्साइड क्या, T2O, अरे भाई ये भी तो हाइड्रोजन ही है, का मिश्रण होता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च ताप पर दो या अधिक हल्के नाभिकों का संलयन होता है। सूर्य और तारों की परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला परिणाम है। मतलब सूरज और तारे हैं, हाइड्रोजन बम है, इन सभी में अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा हमको प्राप्त होती रहती है। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो कह रहे हैं एडवर्ड टेलर द्वारा, बर्नर बॉन ब्रोन द्वारा, जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, या सैमुअल कोहेन द्वारा। देखते हैं इसको। हाइड्रोजन बम सन 1952 में अमेरिका के वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। इन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है, जबकि प्रथम परमाणु बम ओपेनहेमर, अभी मूवी भी आई थी इनके ऊपर, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर द्वारा 1945 में बनाया गया था। ओपेनहेमर का नाम आएगा तो परमाणु बम के साथ जुड़ेगा, और एडवर्ड टेलर का नाम आएगा तो हाइड्रोजन बम के साथ इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, वैद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम ये सामान्य धातु है, ये रेडियो एक्टिव धातु है, ये फर्स्ट जनरेशन की धातु है जिसका प्रयोग, या रेडियो एक्टिव धातु है जिसका प्रयोग वैद्युत उत्पन्न करने के लिए विखंडन अभिक्रियाओं में किया गया था। यूरेनियम 235 का रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन कराया जाता है जिससे निकलने वाली ऊष्मा से भाप बनाकर टरबाइन चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। देखिए यूरेनियम की बात करें तो भारत में यूरेनियम बहुत कम, ये फर्स्ट जनरेशन का है, ये थर्ड जनरेशन का है, ये इसका कोई काम नहीं है, ये कोई नाभिकीय ईंधन नहीं है। प्लूटोनियम है, ये सेकंड जनरेशन का है, ये परमाणु बम बनाने में, ये निकलता है जादूगोड़ा झारखंड से, बस बहुत कम मात्रा में, ना के मात्रा में निकलता है, और उसकी भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। खास तौर से ये निकलता है कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। भारत की बात करें तो थोरियम भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, पूरी दुनिया का लगभग 21% थोरियम हमारे पास पाया जाता है। और केरल में ये समुद्र के किनारे खुले में ही मोनेजाइट, वहां की जो बालू है उसमें ये बड़े आराम से पाया जाता है, नॉर्मली ये मिल जाता है, तो खूब मात्रा में ये उपलब्ध है। इसलिए भारत अब लगातार थोरियम बेस्ड जो हमारे रिएक्टर हैं उन पर फोकस कर रहा है। चलिए, थोरियम का स्वयं विखंडन अभी संभव नहीं है, वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, लेकिन भारत काफी मात्रा में आगे बढ़ गया है, इसलिए इसे नाभिकीय रिएक्टर द्वारा पहले यूरेनियम 233 में बदला जाता है, फिर यूरेनियम 233 का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अभी ये जो बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कब? 2006 1992 में पूछा गया है, तब से अब तक टेक्नोलॉजी 2024 चल रहा है तो काफी आगे बढ़ चुकी है। आज भारत क्या कर चुका है, थोरियम बेस्ड बना चुका है। हालांकि बनाया अभी भी इसी बेस पर है कि पहले यूरेनियम 233 में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन उसमें पता भी नहीं चलेगा, अपने आप कन्वर्ट होता रहेगा, अपने आप ही वो रिएक्शन आगे बढ़ती चलेगी। वो सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और ये रिएक्टर जो बनाया गया है वो रूस की सहायता से डेवलप किया गया है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में
कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम 270, यूरेनियम 200, सॉरी यूरेनियम 500। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। गैसोहॉल मतलब पेट्रोल की बात कर रहा है। अरे भाई रिएक्टर में पेट्रोल का क्या काम हुआ, आग थोड़ी ना लगती है। यूरेनियम 238 बचा, यूरेनियम 238 किस में बदल जाएगा? प्लूटोनियम 239 में बदल जाएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम 238 ईंधन प्रयुक्त होता है। ब्रीडर रिएक्टर में 238 को प्लूटोनियम 239 में बदल करके, या ये कह सकते हैं कि यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 प्राप्त किया जाता है और तब उसे परमाणु बम के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत, परमाणु बम का सिद्धांत विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित है, लेकिन विखंडन की भी अनियंत्रित अभिक्रिया होनी चाहिए। अब यहाँ पे अनियंत्रित के लिए बात नहीं कह रहा है, सिर्फ विखंडन से काम चल जाएगा हमारा, तो विखंडन लगा देंगे। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बम के विस्फोट से 107 डिग्री की कोटि का ताप तथा लाखों वायुमंडलीय दाबों के बराबर दाब उत्पन्न होता है। 107 डिग्री नहीं है ये 10 की घात 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के ताप के बराबर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर ये है, तो भैया नाभिकीय रिएक्टर में जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो नियंत्रित होती है और परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। बस ये अंतर है और दोनों में कोई अंतर नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है, गलत, नियंत्रित होती है। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। चलिए इसको देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, बिल्कुल सही बात। नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि परमाणु बम में होती है, नहीं। अब बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो नियंत्रित होती है, इसमें ये अनियंत्रित होती है, बस ये वाला अंतर रहेगा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर यह है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में ये अनियंत्रित होती है। प्रत्येक विखंडन से प्राप्त नए न्यूट्रॉनों में से औसतन एक से अधिक न्यूट्रॉन आगे बढ़कर विखंडन करते हैं, तो इसको अनियंत्रित अभिक्रिया कहा जाता है, जिससे विखंडनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और कुछ ही क्षणों में संपूर्ण पदार्थ विखंडित हो जाता है, जिससे बम बन जाता है। लेकिन अगर हम नियंत्रित कर देंगे तो एक न्यूट्रॉन आगे बढ़कर के एक यूरेनियम को फोड़ता है, जिसकी वजह से नियत मात्रा में हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो संलयन की विक्रिया द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। बात करेंगे तो चाहे सूरज की बात हो, सूरज पर लगभग 90% हाइड्रोजन है और 10% क्या है? 90% में हाइड्रोजन और हीलियम है और 10% में बाकी के अन्य तत्व है। सूर्य के बाह्य पृष्ठ का अनुपात, जो अनुमानित टेम्परेचर है, वो लगभग 7000 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए, या 6900 डिग्री सॉरी केल्विन मान लीजिए। और अंदर का टेम्परेचर है, आप इसको इस रूप में याद कर लीजिए, या 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड याद करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अंदर का जो टेम्परेचर है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 6500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेंटीग्रेड में अगर बात करें तो लगभग बात हो रही है, कहीं ज्यादा कहीं कम। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या होता है? संलयन के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है। अब गुरुत्व की वजह से तो हाइड्रोजन अंदर की तरफ खिंच के जाता है, लेकिन जो अंदर से गर्मी निकलती है उसकी वजह से हाइड्रोजन बाहर आता जाता है। तो पूरा सूरज एक परमाणु बम की तरह या हाइड्रोजन बम की तरह फटता इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार अंदर से बाहर की तरफ धक्का हो रहा है और बाहर से अंदर की तरफ एक खिंचाव पैदा हो रहा है, इसलिए नियत मात्रा में ही हाइड्रोजन अंदर पहुंच पाती है, इसलिए बड़ी सीमित मात्रा में ऊर्जा ये हमको देता रहता है, लगातार ऊर्जा देता रहता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत वही हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, या आप ये कह दीजिए कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक ट्राइटियम और ड्यूट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं? एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और इस तरह से बहुत सारी मात्रा में, या ये कहिए दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह घटना नाभिकीय संलयन कहलाती है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है?
हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। तो परमाणु बम विखंडन पे काम करता है और हाइड्रोजन बम संलयन पे काम करता है। ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, कई बार ये परिभाषा आपको बता चुके हैं, तो उसको पुनः एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, ये तो विखंडन से संबंधित है। तारों में उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न करना, ये क्या है? ये संलयन से संबंधित है। उसने पूछा था कौन सा नहीं है, तो यही हो जाएगा। बाकी नाभिकीय रिएक्टर में बिजली उत्पन्न होना, तो ये भी विखंडन से संबंधित है। परमाणु बम की बात करें, परमाणु बम भी विखंडन से संबंधित है, यही नहीं है। डेफिनेशन ऑलरेडी हम बात कर चुके कि सितारे हुए, परमाणु हाइड्रोजन बम हुआ, सूर्य हुआ, इन सब में संलयन के आधार पर ही ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। आगे बात करें यूरेनियम के रेडियोधर्मी विखंडन का अंतिम उत्पाद क्या अवस्था है? तो अभी हमने बात करी थी लेड होता है, पीबी होता है, एंड होते होते सब में रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये सारे के सारे विखंडित होके एंड में लेड में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विखंडन की क्षय श्रृंखला पर स्थित अंत उत्पाद सीसा है। सीसे में 4 स्थिरांक होते हैं, पीवी 204, 206, 207, 208, मतलब स्थिरांक का मतलब ये आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं। यूरेनियम के रेडियोधर्मी क्षय से सीसा 206 का निर्माण होता है, लेड 206 का निर्माण होता है। तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से ऊर्जा की वजह से वो बाहर भागने की कोशिश करती है। लेकिन गुरुत्वीय संकुचन क्या करता है? उसको वापस खींच के लाने की कोशिश करता है, जिससे हाइड्रोजन लगातार कोर को मिलती रहती है और संलयन की अभिक्रिया लगातार आगे बढ़ती रहती है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। न रासायनिक अभिक्रिया होती है, ना विखंडन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये बात बिल्कुल सही है। रेडियो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। नहीं भैया, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन के आधार पर बनाया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट एक ही करेक्ट होगा। ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणों का उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और भैया इसकी खोज हेनरी बैकरल नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी, और रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसको जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने पाया कि रेडियो धर्मिता के द्वारा 3 प्रकार की किरणें निकलती है। एक का नाम उन्होंने अल्फा किरण रखा, एक का बीटा रखा, और तीसरी वाली का नाम उन्होंने गामा किरण रखा था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। नाभिकीय संलयन रिएक्टर की बात हो रही है। संलयन में हल्का नाभिक काम करता है, तो एक ही गया। साधारणतया उनकी टोकोमाक डिजाइन होती है। अभी हमने बात करी थी आईटीआर प्रोजेक्ट, जिसमें टोकोमाक तकनीक का प्रयोग किया गया है, तो ये सही बात है। ये बहुत अधिक तापक्रम पर काम करते हैं। तो इसके लिए हाइड्रोजन बम के लिए मैंने बताया था, तो पहले परमाणु बम फोड़ना पड़ेगा, मतलब लगभग टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो 2 और 3 जहां कहीं भी होंगे वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष ये कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। बिल्कुल उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि जो आइंस्टीन का नियम है E=mc², ये कभी भी सफल नहीं होगा। ये असफल हो जाएगा, और ये अगर असफल हो जाएगा तो कभी भी एनर्जी मिल ही नहीं सकती। उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही थी, और उनके दिमाग में यही सब चल रहा था। लेकिन बाद में ये जो उन्होंने सोचा था ये सब फेल हो गया। लेकिन उन्होंने जो कहा था उसके आधार पर ये दोनों बात सही है, और ये जो उन्होंने कारण दिया वो कारण उनके स्टेटमेंट को सही सिद्ध करता है, मतलब सही स्पष्टीकरण करता है। हालांकि अभी आज के जमाने में देखा जाए तो ये दोनों ही बात गलत है। तब के जमाने के हिसाब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और ये कारण भी दिया था। ठीक है, ऑलरेडी हम इस चीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी पुस्तक के बारे में। तो आप इस पुस्तक को ले लीजिए, क्योंकि इसमें अभी जैसे हमने काफी जगह पे इसको एड ऑन किया है, ग्राफ बनाने की हमने जगह जगह पे कोशिश करी है। तो इस बुक में ही आप लगातार ग्राफ बनाते जाइए। तो प्रीलिम्स पॉसिबल अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है सामान्य विज्ञान के लिए, जिसमें 2023 तक के 1990 से लेकर के 2023 तक के जो पेपर हैं डिफरेंट आयोगों के और यूपीएससी के, उनको असेंबल किया गया है। इसके अलावा अगर आप इसी साल अगर पेपर दे रहे हैं तो सामान्य विज्ञान के अलावा भी अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास को लेकर के
इसी चैनल पर क्लासें चल रही हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, प्लस इन पुस्तकों को भी ले लीजिए ताकि आपका ज्ञान संवर्धन होता रहे और आपकी जो प्रीलिम्स की तैयारी है उसको आप एक विशेष धार दे पाए, ताकि एक ही बार में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। क्योंकि एमसीक्यू को करना अपने आप में एक कला है और उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। ये कला धीरे धीरे डेवलप होगी, जैसे जैसे आप एमसीक्यू करते चले जाएंगे, हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर